नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दर्पण सिविल सर्विसेज द्वारा जो इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है, उसमें पिछले लेक्चर में हमने आपका टैक्सेशन चालू किया था, जिसमें जो आपका 61st लेक्चर था उसमें हमने आपका जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसके बारे में चर्चा की थी कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर के क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं। ठीक है, और उसमें अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने क्या क्या विचार दिए हुए हैं प्रत्यक्ष कर के संबंध में, और भारत में वो व्यवस्था कैसी है इसके संबंध में हमने पूरा डिटेल से चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में अप्रत्यक्ष कर क्या होता है इसको भी परिभाषा के रूप में समझ लिया था। तो आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो चालू करते हैं आपका। जैसा कि आपको अप्रत्यक्ष कर क्या है, परोक्ष कर क्या है या इनडायरेक्ट कर क्या है, इस बारे में हमने कल समझा था कि जब करापात और कराघात डिफरेंट पॉइंट्स पे पड़ते हैं, ठीक है, मतलब करों का बोझ जो है वो किसी और पे पड़ेगा, करों को पे करने का जो भार है वो किसी और पर पड़ेगा। तो जब करापात और कराघात अलग अलग बिंदु पर पड़ेंगे तो हम ऐसे कर को क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, परोक्ष कर बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा के रूप में तो हमने कल अप्रत्यक्ष कर को समझ लिया था अच्छे से, पुराने वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। आज चालू करते हैं हम सीधे अप्रत्यक्ष करों के गुण क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष करों के लाभ क्या होते हैं। तो पहला तो क्या होता है ये कि सुविधाजनक होता है। जब हम सुविधाजनक की बात करते हैं, करों के सुविधाजनक होने की जब हम बात करते हैं तो ये हम करदाता के नज़रिए से बात कर रहे होते हैं, जो टैक्स पेयर है उसके नज़रिए से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर सुविधाजनक होते हैं क्योंकि करदाता को कर का भुगतान करते समय इस बात का आभास नहीं होता है कि वह कर का भुगतान कर रहा है। अब देखो, आपने पुराना वाला उदाहरण उठाइए कि रेस्टोरेंट में गए आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, 800 रुपये का टोटल बिल जनरेट हुआ उसमें। ठीक है, 800 रुपये का टोटल बिल जनरेट हुआ, पर उस 800 रुपये जो आप पे कर रहे हैं उसमें 18% जीएसटी एड ऑन होके आया है। उसमें 18% जीएसटी जो सेवा शुल्क के रूप में लिया गया आपसे, वो उसमें क्या हो गया है, ऐड होके आया है। ठीक है, समझ गए आप। लेकिन जब आप 800 पे किए तो आपको एहसास नहीं हुआ इस बात का कि आप टैक्स पे कर रहे हैं। आप क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि आपने यहाँ खाना खाया है, इसलिए आपने क्या कर दिया, खाने का जो भी वो खर्चा हुआ तो वो आपने पे कर दिया, जो भी व्यय था वो आपने पे कर दिया। इस चीज़ को आपको आभास नहीं होने दिया गया। तो ये क्या होता है, करदाता के नज़रिए से देखा जाए तो उसके लिए सुविधाजनक हो जाता है। ठीक है, कर वस्तु एवं सेवाओं की मूल्य पे ही क्या होता है, सम्मिलित रहते हैं, अतः करदाता को इनका भार अनुभव नहीं होता है। वही जस्ट हमने डिस्कस किया कि आपने जो खाना खाया उसी में वो सम्मिलित था कर आपका, कि 800 रुपये का उन्हें जो टोटल बिल बना दिया उसी में आपका कर भी लगा हुआ था, पर वो आपको आभास नहीं होने दिया। सरकार के लिए भी सुविधाजनक रहता है क्योंकि सरकार इन करों को उत्पादकों एवं व्यापारियों से प्रत्यक्ष रूप से सरलतापूर्वक क्या कर लेती है, वसूल लेती है। आज की तारीख में अप्रत्यक्ष कर हमारे यहाँ पे करना, अप्रत्यक्ष कर का आईटीआर फाइल करना बहुत ही आसान है। ठीक है, जिसको हम अप्रत्यक्ष कर के रूप में जिसको किसको जानते हैं, जीएसटी को जानते हैं हमारे यहाँ पर, उसको फाइल करना बहुत ही आसान है। तो ये सरकार के लिए भी फायदेमंद है। इससे सरकार की जो प्रशासनिक मशीनरी का जो खर्चा होता था अनावश्यक, उसमें क्या होती है, बचत होती है। इसके अलावा दूसरा लाभ क्या होता है कि कर वंचन कठिन हो जाता है। कर वंचन मतलब वंचित, कर मतलब टैक्स, तो टैक्स से क्या हो जाना, वंचित हो जाना, या वंचित कर देना खुद को। ठीक है, मतलब कि टैक्स पे ना करना। तो अप्रत्यक्ष करों की करदाता चोरी नहीं कर पाता क्योंकि हर वस्तु मूल्य में क्या होता है, पहले से जुड़ा होता है। अब सीधी सी बात है, जो प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर की चोरी इसलिए आसान हो जाती है क्योंकि उसमें सीधी सी बात है, अगर आप अपनी आय शो नहीं करेंगे, अगर आप अपनी सरकार के समक्ष आय शो नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है उस आय पे सरकार आपसे टैक्स भी नहीं वसूल पाएगी। अगर आप अपनी आय 20 लाख रुपए शो करें, सरकार सिर्फ क्या है 20 लाख पे टैक्स क्या लगा पाएगी। अगर आप अपनी आय का 40 लाख शो करेंगे तो 40 लाख पे टैक्स लगाएगी। ये 40 लाख आय है, 15 लाख ही शो कर रहे हैं, 25 लाख शो नहीं कर रहे हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता अप्रत्यक्ष कर में। अप्रत्यक्ष कर में क्या है, जो भी वस्तु जो भी सेवा का आप क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, उस वस्तु उस सेवा में पहले से ही वो क्या होता है, टैक्स एड ऑन होकर आता है। दूसरा कि जब कोई उपभोक्ता वस्तुएं खरीदता है तो उसे ये आवश्यक रूप से देना पड़ता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी वस्तु कोई भी सेवा बाजार में परचेस करने जाइए, पहले से उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा ये कर उत्पादकों एवं व्यापारियों द्वारा राज्य कोष में क्या कर दिया जाता है, जमा कर दिए जाते हैं। अब यहाँ उत्पादक व्यापारी द्वारा क्यों जमा किए जाते हैं, तो हमने देखा है कि करापात और कराघात भिन्न भिन्न बिंदुओं पर पड़ेगा तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर होगा। तो अल्टीमेटली टैक्स तो कौन पे कर रहा है, जो ग्राहक है वो पे कर रहा है, जो उपभोक्ता है जो उपभोग कर रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, वो पे कर रहा है।
पर उसकी ओर से जो पेइंग का काम है वो कौन करता है? व्यापारी करता है, उत्पादक करता है। इसलिए सरकार उससे क्या करती है? वसूलती है। इसलिए जीएसटी पे करना, जीएसटी फाइल करना ग्राहक का या उपभोक्ता का काम नहीं है, वो व्यापारी वर्ग का काम है, उत्पादक वर्ग का काम है। ठीक है। अगला है कि ये न्यायपूर्ण होते हैं। देखो उसमें एक समस्या क्या जा रही थी प्रत्यक्ष कर में, कि प्रत्यक्ष कर में एक समस्या ये जा रही थी कि वो हमारा जो समाज है, चूंकि प्रत्यक्ष कर क्या है, कुछ धनी वर्ग से लिया जाता है, अमीर वर्ग से, कुछ अपर मिडिल क्लास जो होती है उससे लिया जाता है, बाकी उससे नहीं लिया जाता है। इससे हमारा समाज में क्या होता है? वर्गीय विभाजन बढ़ता है। इससे हमारे समाज में विद्वेष की भावना उत्पन्न होती है लोगों के प्रति। पर ये वाला वो क्यों हो रहा था? क्योंकि सभी से टैक्स नहीं लिया जा रहा। ठीक है। पर ये वाला जो वो है अप्रत्यक्ष कर है, ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर आप फ्रिज खरीदेंगे तो फिर आप धनी हो, आप गरीब हो, आप जो भी हो, अगर आप फ्रिज खरीदेंगे तो आपको वहाँ पे 28% का जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप बैंकिंग सेवाएं लेंगे तो फिर आप किसी भी वर्ग के हों, आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। तो जो व्यक्ति वस्तु ये न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति क्या है? इन करों का भुगतान करता है, हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो व्यक्ति अधिक वस्तुओं सेवाओं को उपभोग करता है उसे अधिक कर देना पड़ेगा, जो कम उपभोग करेगा उसको कम कर देना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अगर सीधी सी बात है, अगर आप अधिक उपभोग कर रहे हैं, अधिक वस्तुओं सेवाओं को उपभोग कर रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है आपके पास क्या है? आपकी जेब में पैसा है। तो अगर आपकी जेब में पैसा है, आपका उपभोग का स्तर बढ़ रहा है, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। इस प्रकार यह कर प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा क्या माने जाते हैं? श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगला आता है सामाजिक हित की दृष्टि से उत्तम है। देखो सामाजिक हित की दृष्टि से उत्तम कैसे है? क्योंकि सरकार करों की मात्रा में क्या करके वृद्धि करके इस प्रकार की उपभोग की वस्तुओं में रोक लगा सकती है जो उनको लगता है कि ये समाज के लिए ये वस्तुएं गलत है। जैसे क्या हो गया? मादक पदार्थ हो गए। अब मादक पदार्थों में आपको वही सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मदिरा, ये सब चीज़ें है ना। तो इन सब चीज़ों के अगर उपभोग के स्तर को सरकार को कम करना है तो सरकार क्या करती है? इन सब में टैक्स की दर को बढ़ा देती है और वहाँ पे क्या हो जाता है? इनका उपभोग कम हो जाता है। पर अगर व्यवहारिक तौर पर बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, प्रायोगिक तौर पर बात करें तो ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ का आपको भी आभास होगा कि कोरोना काल में सरकार ने ऐसी वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाया था क्योंकि सरकार को क्या चाहिए था? राजस्व चाहिए था। पर इन वस्तुओं के उपभोग के स्तर में 0.01% की भी कमी नहीं आई थी, क्योंकि जैसे ही दुकानें खुली वैसे ही लोग इनके सामने 2-2 किलोमीटर की लाइन लगा के खड़े हो गए प्रसाद के लिए। ठीक है। अगला आता है लोचदार होते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? मृदुल होते हैं, लोचदार होते हैं, उनमें परिवर्तन क्या है? बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो हमारे देश में अप्रत्यक्ष कर के रूप में हम कौन सी प्रणाली अपनाए हुए हैं? जीएसटी प्रणाली। अब जीएसटी प्रणाली में परिवर्तन करना है, जीएसटी की दरों में परिवर्तन करना या किस वस्तु किस जीएसटी के उसमें रखना है, ब्रैकेट में रखना है, इसमें परिवर्तन करना बहुत ही आसान है। कैसे? जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है हर महीने, उसमें जाइए, अपना पक्ष रखिए। अपना पक्ष रखिए मतलब राज्य सरकारें अपना पक्ष रखें। अगर मेजोरिटी से वो पक्ष पास हो गया तो लो जी, हो गया परिवर्तन अप्रत्यक्ष करों में। ठीक है। दूसरा क्या है? अगला कि विस्तृत आधार होता है। विस्तृत आधार मतलब जैसे हमने उसमें देखा था कि जो आपका प्रत्यक्ष कर में समस्या क्या जा रही थी कि सिर्फ कुछ ही लोग क्या कर रहे थे? टैक्स पे कर रहे थे। और कुछ ही लोगों की अगर हम बात करें तो वो मुश्किल से 6 से 7% लोग हैं पूरी देश की पॉपुलेशन की। पर अप्रत्यक्ष करों में ऐसा नहीं है। 125 करोड़ लोग रहते हैं, 130 करोड़ रहते हैं। तो जितने लोग नागरिक रहेंगे, यहाँ सिर्फ नागरिक ही नहीं, जितने बाहरी लोग रहे, नागरिकों के अलावा भी जो लोग रह रहे हैं, वो सभी को क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, अप्रत्यक्ष कर वाला। ठीक है। तो इनका क्या हो जाता है? विस्तृत आधार हो जाता है। तो ये तो क्या थे? अप्रत्यक्ष करों की कुछ अच्छी बातें थी। अब अप्रत्यक्ष करों की कुछ बुरी बातें भी हैं, उनमें कुछ हानियां भी हैं। पहला क्या है? कर भार परिवर्तन से क्या होती है? हानि होती है। अब इसमें क्या होता है देखो, तो कर का भार एक दूसरे पर टालने का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण क्या है? अंतिम व्यक्ति पर भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे जो टैक्स वसूला जा रहा है वो किससे वसूला जा रहा है? उपभोक्ता से वसूला जा रहा है। मतलब पहले किसी ने उत्पादन कार्य किया, फिर उसको बाजार में लेके आया, उससे आपने टैक्स नहीं वसूला। जो बाजार में व्यक्ति लेके आया तो किसके पास गया? पहले खुद जो थोक व्यापारी था उसके पास गया, उसने भी टैक्स नहीं दिया। उसने टैक्स को किस पे टाल दिया? खुदरा व्यापारी पे टाल दिया। खुदरा व्यापारी ने किस पे टाल दिया? आपका ग्राहक पे टाल दिया। तो अल्टीमेटली ग्राहक पे क्या होता है? बोझ बढ़ जाता है। इसके अलावा उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ बात करें तो जैसे बिक्री क्या है
कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई उद्योग है, वो क्या करती है, सेल टैक्स देती है, बिक्री कर, है ना। क्या होता है फिर इसका, फर्म इसका भार किस पे टाल देगी, जो भी कंपनी है, उद्योग है, वो फार्म किस पे टाल देगी, थोक व्यापारी पे टाल देगी। थोक व्यापारी किस पे टालेगा, खुदरा व्यापारी पे टाल देगा। खुदरा व्यापारी किस पे टाल देगा, उपभोक्ता पे टाल देगा। तो इस प्रक्रिया में अल्टीमेटली हुआ क्या, जो निर्धन उपभोक्ता है उस पर अनावश्यक बोझ बढ़ गया। ठीक है। इसके अलावा क्या है, न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत क्यों नहीं है, देखो हमने पहले एक देखा था, इसका लाभ क्या है कि ये न्यायपूर्ण है। न्यायपूर्ण किस नजरिए से है कि जब हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होंगे, कंपैरेटिव स्टडी मतलब प्रत्यक्ष करके उसमें सापेक्ष में देख रहे होंगे, जब हम इसको प्रत्यक्ष करके समानांतर अध्ययन करेंगे तब हमको पता चलेगा कि अप्रत्यक्ष कर कहीं ना कहीं क्या होते हैं, न्यायपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये सभी से वसूले जाते हैं। पर हम अप्रत्यक्ष करों को इंडिविजुअलिटी पे क्या करें, अध्ययन करें, उनको अपने स्तर पे अध्ययन करें, तो हमको पता चलेगा कि ये क्या है, न्यायपूर्ण नहीं है, न्याय संगत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप निर्धन व्यक्ति से टैक्स वसूलेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे हमने पिछले उसमें वीडियो में देखा था, प्रत्यक्ष कर में एक प्रत्यक्ष कर सरकारें कौन सा वसूलती हैं, मृत्यु कर। कौन सा, मृत्यु कर। अब मृत्यु कर क्या होता है, तो शमशान घाट में जो लकड़ियां बिक रही होती हैं दाह संस्कार के लिए, उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो अगर आप वो टैक्स वसूलते हैं तो फिर आप वो चाहे निर्धन से वसूल रहे हो, चाहे धनी व्यक्ति से वसूल रहे हो, चाहे मध्यम वर्ग के व्यक्ति से वसूल रहे हो, वो काम क्या है, गलत है। वैसे ही क्या है, निर्धन व्यक्ति से अगर आप टैक्स वसूलेंगे तो वो काम गलत है। ठीक है। अगला आता है अनिश्चितता। तो अनिश्चितता में क्या है कि परोक्ष करों से होने वाली आय अनिश्चित होती है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं की बिक्री मात्रा पर निर्भर करता है। अब देखो जैसे जीएसटी कलेक्शन, अभी आप आज की तारीख में देखते होंगे, लगभग जुलाई 2017 से चालू हुआ था जीएसटी कलेक्शन, 1 जुलाई 2017 के बाद से ना। तो हर महीने के एक दिन बाद, जैसे ही महीना खत्म होता है उसके अगले दिन हमको पता चल जाता है कि महीने भर का जीएसटी कलेक्शन कितना रहा। तो कभी आप सुनते हो 1 लाख करोड़ रहा, कभी आप सुनते हो 1,10,000 करोड़ रहा, कभी सुनते हो आप कि 70,000 करोड़ ही रहा, 80,000 करोड़ रहा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अप्रत्यक्ष कर कितना आने वाला है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है। और इस चीज़ पे अनिश्चितता क्यों है, क्योंकि उद्योग धंधे कैसे चलेंगे, पिछले महीने, एक महीने में व्यापार कैसा हुआ, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर व्यापार अच्छा नहीं होगा, उद्योग धंधे अच्छे नहीं चलेंगे, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं आपके उपभोग के स्तर में कमी आएगी लोगों के, और उपभोग का स्तर अगर लोगों का कम होगा तो आपके इसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, किसमें, राजस्व में कमी आ जाएगी। ठीक है। तो उपभोक्ताओं की मांग का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। वही पॉइंट है कि 1,10,000 करोड़ होगा। जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर का कलेक्शन हमको 1 जनवरी को पता चलेगा। तो अभी जो दिसंबर चालू हुआ है, इसमें आप ये कैसे बता सकते हैं कि लोगों का उपभोग का स्तर कितना रहने वाला है, ये तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, भविष्य ज्ञाता तो है नहीं आप, है ना। तो इस पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है, इस कारण क्या होती है, बहुत ज़्यादा अनिश्चितता होती है। इसके अलावा और एक समस्या क्या जाती है, तो करों की चोरी का प्रयास किया जाता है। करों की चोरी का प्रयास कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष करों की चोरी का प्रयास किया जाता है। अब देखो जब जीएसटी व्यवस्था लागू की गई थी, उसके पहले क्या था, लगभग 22 से 23 प्रकार के 24 प्रकार के कर लगते थे। उन करों की चोरी बहुत आसान हो जाती थी, क्योंकि ऑफलाइन फाइलिंग होती थी। आप फाइल कर रहे हैं 22-24 में से, मान लो 22-24 टैक्स में से अगर आपके अपने स्तर पर बात करें तो आपको 12 टैक्स भरने होते थे साल भर में। ठीक है, क्योंकि आप उन्हीं 12 में क्या थे, ब्रैकेट में फंस रहे थे। लेकिन उन 12 में से आप 2-3 भर दिए, बाकी में क्या कर दिया, आप भ्रष्टाचार कर गए। जीएसटी व्यवस्था लागू हुई तो बोला गया कि भाई ये चूंकि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, डिजिटल व्यवस्था है, सबको बराबर टैक्स देना पड़ेगा। पर वहाँ भी क्या हुआ, लोगों ने बिल बनाना बंद कर दिया, लोगों ने ई वे बिल बनाना बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली टैक्स की चोरी बढ़ना चालू हो गई। अगर आप यहाँ पे भोपाल में रहते हैं, भोपाल में आपको पता होगा कि जीएसटी लागू होने के बाद 2019 के आसपास भोपाल के कई प्रतिष्ठानों में क्या पड़ा था, छापा पड़ा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जीएसटी की चोरी करी थी। ठीक है, उदाहरण के लिए सरकार क्या करती है, बिक्री कर लगाती है, विक्रेता वस्तुओं पर बिक्री का लेखा झूठा क्या करते हैं, वो लगा देते हैं, लेजर लगा देते हैं। बिक्री पर क्या होता है, अल्टीमेटली राजकोष में जमा नहीं करते हैं, तो सरकार को क्या हो जाता है, राजस्व का नुकसान हो जाता है। और सरकार को राजस्व का नुकसान मतलब क्या होता है, लोक कल्याण के स्तर में कमी आएगी, क्योंकि सरकार के पास आय नहीं रहेगी तो सरकार व्यय कहां से करेगी। इसके अलावा एक नुकसान क्या है कि नागरिकता की भावना का अभाव है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था प्रत्यक्ष कर में, कि प्रत्यक्ष कर में क्या होता है, नागरिकता की भावना का, नागरिक चेतना का, कर्तव्य परायणता का, आदर्श नागरिक का गुण क्या होता है, जागरूक होता है। पर वो चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाती है, सब्सिडाइज हो जाती हैं, साइड लाइन हो जाती हैं। क्यों,
कि प्रत्यक्ष कर में देखो एक बात क्या थी कि जब भी आप टैक्स पे कर रहे होते हैं तो स्वयं आप अपनी जेब से पे कर रहे होते हैं। आपको एहसास हो रहा होता है कि मेरी 15 लाख की आय पे इनने क्या कर दिया, 10%, 15% जो भी था टैक्स वसूल लिया। तो जो 15% सरकार ने टैक्स वसूला आपसे, वो सीधे आपकी जेब से जाता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो सीधी सी बात है, उसके प्रति क्या हो जाएगी, आपकी उस गए हुए पैसे के प्रति आपकी एक भावना जागृत हो जाएगी। वो भावना राष्ट्र के प्रति हो सकती है। ये इस प्रकार की हो सकती है कि राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र के विकास में, देश के दबे कुचले सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के उत्थान में आपका भी योगदान था। ये ऐसी एक भावना जागृत होगी। कल को देश की संपत्तियों को कोई नुकसान पहुंचा रहा होगा तो आप प्रश्न उठाएंगे कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। कल कहीं कोई सांप्रदायिक दंगे हो रहे होंगे तो आप तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे संपत्तियों को, साथ ही साथ आप रोकने का प्रयास भी कर रहे होंगे। तो ये तो क्या हुआ, प्रत्यक्ष करों से हुआ। पर अप्रत्यक्ष करों में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, आपको आभास ही नहीं होता है कि आपने टैक्स दिया, क्योंकि जो वस्तु जो सेवा आप परचेस करते हैं उसमें पहले से ही क्या है होता है, कर की मात्रा जुड़ी हुई आती है। तो ये तो आपको आभास ही नहीं होने दिया गया कि आपने टैक्स पे किया है। इससे क्या हुआ, नागरिकता की भावना का विकास नहीं हो पाया अच्छे से। तो करदाताओं को अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करते समय कर का भार का अनुभव नहीं होता, अतः उन्हें इस विषय में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं होती और कर का उपभोग जनहित की दृष्टि से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ से उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अतः ये करदाताओं को उत्तम नागरिकता की भावना जागृत करने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है। ठीक है, समझ गए आप। अगला पॉइंट है नुकसान का, वो है प्रभावपूर्ण मांग में कमी। अब प्रभावपूर्ण मांग में कमी कैसे आती है, तो अप्रत्यक्ष करों की दरों में वृद्धि करने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है। अब मान लो सरकार को लगा कि सरकार के पास सार्वजनिक आय में क्या आ रही, कमी आ रही है, सरकार के पास राजस्व कलेक्शन कम हो रहा है, तो सरकार ने बोला कि चलो हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष करों की दर में वृद्धि कर देते हैं। अब जैसे हम अपने जीएसटी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सरकार को लगा कि जीएसटी कलेक्शन कम हो रहा है, तो सरकार ने क्या कर दिया, कुछ वस्तुओं को उठा करके 28% के ब्रैकेट में रख दिया। वो कुछ वस्तुएं क्या हैं जिनमें सरकार को क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि इनकी बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है, इनका उपभोग का स्तर बहुत ज़्यादा है, पर वो वस्तुएं क्या हैं, मात्र 12% के ब्रैकेट में पड़ी हुई हैं। तो सरकार ने क्या कर दिया, उन वस्तुओं को उठा करके 18% ब्रैकेट में रख दिया, ताकि इनका उपभोग का स्तर ज़्यादा है तो सरकार को भी थोड़ा राजस्व मिल जाए, कमाई हो जाए। पर अल्टीमेटली होगा क्या कि उन वस्तुओं को 28% में रखने से, 12% उठा के 28% में रखने से क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, कि सरकार के राजस्व में कमी आएगी। क्यों, क्योंकि जब 28% में रख देंगे आप तो वस्तु महंगी हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे लोग, उसको खरीदना बंद कर देंगे। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, प्रभावपूर्ण मांग में कमी आ गई। सरकार ने जिस उद्देश्य को काम किया था उस उद्देश्य को काम की पूर्ति नहीं हो पाएगी। मांग में इस कमी का प्रभाव उत्पादन और राष्ट्रीय दोनों पड़ेगा। अगर बाजार में मांग कम होगी तो सरकार का जो अप्रत्यक्ष कर का कलेक्शन है वो कम होगा, उसके कम होने से क्या होगा, उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होने से क्या होगा, राष्ट्रीय आय में कमी आएगी, राष्ट्रीय आय में कमी आने से क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो क्या होगा, आपके यहाँ पे गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, निर्धनता में वृद्धि होगी। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट में। अब आता है आपका, अब चूंकि यहाँ से हमने क्या कर लिया, पूरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर अच्छे से डिटेल में देख लिया है, तो अब आता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर क्या होता है। तो देखो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर का जो पहला बिंदु है वो आपको हमेशा दिमाग में कौन सा रखना है, परिभाषा वाला, कि प्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जहाँ पर करापात और कराघात एक ही बिंदु पर पड़ते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जहाँ क्या होता है, करापात और कराघात अलग अलग बिंदुओं पर पड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आपका कि प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं भुगतान उसी के द्वारा किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं भुगतान उसके द्वारा न करके उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, प्रत्यक्ष कर आय और संपत्ति पर लगाए जाते हैं। इस चीज़ को तो हमने पढ़ लिया है पहले भी कि प्रत्यक्ष कर आपसे या तो आय कर वसूला जाएगा या संपत्ति कर वसूला जाएगा, मृत्यु कर वसूला जाएगा, निगम कर वसूला जाएगा, जबकि अप्रत्यक्ष कर आपसे वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर में और क्या होता है, तो इन करों का भार प्राय उच्च वर्ग पर पड़ता है। हमने देखा हुआ है कि प्रत्यक्ष कर अधिकांशतः किससे वसूला जाता है, अमीर वर्ग से वसूला जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबसे वसूला जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, यह क्या होता है, प्रगतिशील प्रगति, इनकी प्रगतिशील प्रगति आय और धन के वितरण में समानता लाती है। अब प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होती है, इसको हमने समझा हुआ है पिछले के वीडियोज में, कि अगर आपकी बढ़ती हुई आय के साथ कर की दर में वृद्धि होती है,
बढ़ती हुई आय के साथ अगर आपके यहाँ कर की दर में वृद्धि होती है तो इसको क्या बोलते हैं, हम प्रगतिशील कर प्रणाली बोलते हैं। तो अगर प्रगतिशील कर प्रणाली को प्रत्यक्ष करों में लगाया जाए तो इससे क्या होता है, आय वितरण में वृद्धि होती है, आय असमानता में कमी आती है। पर अगर इसी प्रगतिशील कर प्रणाली को हम अप्रत्यक्ष करों में लगा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आय असमानता में वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी, तो देखो, प्रत्यक्ष कर में अगर आप प्रगतिशील कर प्रणाली लगाते हैं तो आय वितरण में समानता इसलिए आती है क्योंकि उनका सब प्रत्यक्ष कर सबसे ज्यादा लगाए किस पे जा रहे हैं, अमीर व्यक्तियों पे। अमीर व्यक्तियों की अगर आय बढ़ेगी तो उन पे आप टैक्स ज्यादा वसूलेंगे, और टैक्स ज्यादा वसूल के उनको किसके मध्य खर्च कर देंगे, निर्धन और मध्यम वर्ग के मध्य खर्च कर देंगे। पर अगर अप्रत्यक्ष कर के केस में जाएं तो अप्रत्यक्ष कर के केस में अगर बढ़ती हुई आय के साथ क्या करेंगे, अगर बढ़ती हुई आय के साथ अगर आप कर की दर में वृद्धि करते चले जाएंगे तो इससे अल्टीमेटली होने क्या वाला है कि जो बढ़ी हुई आय, जो बढ़ा हुआ वो है क्या बोलते हैं टैक्स है या टैक्स की दर है, उसका प्रभाव निर्धन पर भी बराबर पड़ेगा, मध्यम पर भी बराबर पड़ेगा और अमीर पर भी बराबर पड़ेगा, क्योंकि तीनों को टैक्स अप्रत्यक्ष कर देना पड़ता है, बराबर मात्रा में देना पड़ता है। तो जो अमीर व्यक्ति है उस पर बराबर जो प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव से एक बड़े स्तर पे बात की जाए तो वो क्या रहेगा, सदैव अप्रभावित बना रहेगा, क्योंकि उसकी आय बहुत ज्यादा है। पर जो निचले एकदम व्यक्ति हैं उनकी आय एक सीमित स्तर तक की है, उस सीमित स्तर पे अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा देंगे तो परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। इसके अलावा क्या है, प्रत्यक्ष कर की मुख्य समस्या क्या है, चोरी है। हाँ, होती है चोरी। अब परोक्ष करों की मुख्य समस्या क्या है, इसका भार दूसरे व्यक्तियों पर टालने की परंपरा। इसके अलावा क्या है, करों की मात्रा आय और संपत्ति पर निर्भर करती है। हमने पता है कि प्रत्यक्ष कर की दर किस पे निर्भर करती है कि आपकी आय कितनी है, आपके पास संपत्ति कितनी है, ठीक है। जबकि अप्रत्यक्ष करों की दर उपभोग के स्तर, जितना ज़्यादा आप खर्चा करेंगे, जितना ज़्यादा उपभोग करेंगे, व्यय करेंगे, उस चीज़ पे क्या रहेगा, टैक्स लगेगा। आप लग्जरियस प्रोडक्ट का वो करेंगे, उपयोग करेंगे तो आपको 28% देना पड़ेगा। आप बैंकिंग सेवाओं का उपभोग करेंगे तो आपको 18% देना पड़ेगा। आप पैकेट वाला आटा लेंगे तो आपको 5% देना पड़ेगा। आप खुला वाला आटा लेंगे तो आपको नहीं देना पड़ेगा जीएसटी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा उपभोग करते हैं। तो ये क्या था, आपका पूरा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर था। तो अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।